तो लिखो टॉपिक का नाम लिखो जी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चैप्टर का इंपॉर्टेंस आई है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जी। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मुझे चैप्टर बड़ा पसंद है जी। अब पसंद क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन सभी को चैप्टर पसंद नहीं आता ये वाला, और आप लोग ध्यान दोगे तो सिंपल चैप्टर है। तो इस चैप्टर में बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैं आपको पहले से बता देता हूँ। इस चैप्टर को करते समय बच्चों को प्रॉब्लम आती है डायरेक्शन निकालने की। इसमें डायरेक्शंस निकालने के लिए कुछ रूल होते हैं जी, और वो रूल्स अगर आपको क्लियर हो गए इस चैप्टर में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल चैप्टर आराम से निकल जाएगा। और एक बात बताओ जी, रूल एक ही है, रूल एक ही है, बस लगाने में थोड़ी मुश्किल होती है जी। एक रूल को ही लगाने में थोड़ी मुश्किल होती है, बाकी इस चैप्टर में कोई खास बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ इस चैप्टर में अबाउट द ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ऑरेस्टेड। उसको एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक था जी। तो हेडिंग का नाम है ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। जिसने सबसे पहले अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया उसका नाम था ऑरेस्टेड। उसने एक चीज ऑब्जर्व की, उसने देखो क्या ऑब्जर्व किया बता रहा हूँ आपको, मैं ध्यान सुनना चाहिए। उसने ऑब्जर्व किया कि उसने क्या किया कि एक वायर ली और उसमें करंट फ्लो कर दिया जैसे करके। उसने एक वायर ली, ऐसे करके करंट फ्लो कर दिया। यहां तक सब कुछ ठीक था बिल्कुल जी। उसने एक वायर ली, करंट फ्लो कर दिया, और करंट फ्लो कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एरो, एरो की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। फिर उसने क्या किया, इस करंट कैरिंग वायर के पास में ना एक चार्ज रख दिया ऐसे करके चार्ज, और उसने चार्ज को रखा रेस्ट पर। उसने जो चार्ज को रेस्ट पर रखा तो इस चार्ज में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई जी, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन इन द चार्ज। इस चार्ज के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया जी। जब चार्ज के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया तो उसको एक बात बिल्कुल समझ में आ गई, और वो क्या बात थी, ध्यान सुनना। बात ये थी कि जो करंट कैरिंग वायर होती है ना, वो अपने चारों तरफ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करती है। अब करंट कैरिंग वायर, अब करंट कैरिंग वायर, अब करंट कैरिंग वायर will not produced any electric field, any electric field। तो उसने क्या किया, करंट कैरिंग वायर ली, उसके पास में एक चार्ज रखा, चार्ज को उसने पहले रेस्ट पर रखा। जब चार्ज को उसने रेस्ट पर रखा तो उसने देखा कि भाई इस चार्ज में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, चार्ज जैसा रखा था वैसे ही रखा रहा जी, उस पर कोई फोर्स नहीं आया जी। अब अगर कोई फोर्स नहीं आया तो उसको एक पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो करंट कैरिंग वायर होती है ना, वो अपने चारों तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट नहीं करती है जी। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, आप अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो उस पर एक फोर्स लगता है क्यू ई। याद है सभी को फॉर्मूला ये? आप अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो वो जो चार्ज होता है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। क्या सभी को ये बात मालूम है? आवाज नहीं आ रही किसी की लेकिन, यस सर। हाँ है ना? सर। तो उसने चार्ज को रखा, लेकिन चार्ज पर फोर्स तो लगा ही नहीं, चार्ज पर फोर्स तो लगा ही नहीं। तो चार्ज तो था लेकिन फोर्स जीरो लगा, तो फिर क्या चीज जीरो होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? तो उसने इस पॉइंट से एक्सप्लेन कर दिया ये कि जो करंट कैरिंग वायर होती है ना, वो अपने चारों तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट नहीं करती है। पहला पॉइंट तो आप लिख लो आप कि व्हेन ऑर्स्टेड प्लेस द, मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं, लिख लो। when Oersted plays the when Oersted plays the charge at rest, when Oersted plays the charge at rest near the current carrying wire, near the current carrying wire, near the current carrying wire, then this charge particle, then this charge particle will not experience
this charge particle will not experience any electric force, any electric force, and that means a current carrying wire, and that means a current carrying wire will not produce, a current carrying wire will not produce any electric field, will not produce any electric field. तो कौन सी फील्ड नहीं बनती है, कौन सी फील्ड नहीं बनती है? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती है। ठीक है, सबको पॉइंट क्लियर भैया? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? सबको बात समझ आती है भैया? सभी को पॉइंट क्लियर भैया? रिस्पॉन्स कर दो एक बार। यस सर, यस सर। सबका गला सही है ना, आवाज भी ठीक है जी, गाना नहीं भी गाली करो सब लोग। अब समझिए आगे जी आप। फिर ऑलस्टेड ने दिमाग और लगाया जी, साइंटिस्ट ने दिमाग तो हो गई, तो फिर ऑलस्टेड ने और दिमाग लगाया जी। उसने दिमाग और लगाया, उसने एक वायर ली, करंट कैरिंग वायर ली ऐसे करके, और मान लो करंट फ्लो कर रहा, सपोज करो ऐसे करके। ठीक है, उसने फिर पहले चार्ज को रेस्ट पे रखा था, अब उसने चार्ज को धक्का मार दिया। मान लो उसने चार्ज को ऐसे करके धक्का मारा, ऐसे करके पैरेलल। जब उसने चार्ज को ऐसे करके धक्का मारा ना पैरेलल, तो चार्ज सीधा गया ही नहीं, चार्ज ना ऐसे चला गया, ऐसे करके यूं करके। उसका दिमाग खराब हो गया, अरे ये क्या हो गया, व्हाट इज नॉनसेंस, उसका दिमाग खराब हो गया। फिर उसने क्या किया, चार्ज को ऐसे करके धक्का मारा जी, फिर उसने चार्ज को ऐसे करके धक्का मारा, ऐसे करके, ऐसे करके धक्का मारा। जब चार्ज को धक्का ऐसे करके मारा, तो वही चार्ज थोड़ा ऐसे करके चला गया जी, उसका और दिमाग खराब। ये हो गया रहा है। जब चार्ज को रेस्ट पे रखा था तो कोई फोर्स नहीं था, चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था जी। लेकिन जैसे ही उसने चार्ज को धक्का मारा, तो चार्ज में डिफ्लेक्शन आनी चालू होगी। कभी चार्ज आ रहा था वायर के पास में, कभी जा रहा था वायर से दूर, उसका दिमाग खराब हो गया। बहुत दिन तक सोचता था जी, सोचते सोचते बुढ़ा हो गया जी। फिर जब बुढ़ापा आता, दिमाग और खराब होता जी। उसने फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया जी। उसने इस बार क्या किया, उसने एक कंपास नीडल ली, जानते हो ना कंपास नीडल सभी लोग? यस सर, है ना, आपने स्कूल में देखी होगी, सबने कंपास नीडल देखी होगी। उसने कंपास नीडल ली, और उस कंपास नीडल को उसने ना क्या किया, करंट कैरिंग वायर के पास में रख दिया ऐसे करके। और जैसे उसने कंपास नीडल को रखा, वो जो कंपास नीडल थी ना, उसमें ऐसे करके डिफ्लेक्शन आ रही है, ऐसे करके। उसका दिमाग और खराब हो गया, ये क्या हुआ जी। अब एक बात बताओ, किसी कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन कब आती है? किसी भी कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन कब आती है? जब उसके पास में मैग्नेट रखा हो। जब उसके पास के अंदर, जब उसको रखें इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, जब उसको प्लेस करते कहां पर हम लोग, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको इससे मालूम चला भी कि जो करंट कैरिंग वायर होती है ना, वो एक अलग तरह की फील्ड बनाती है, जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं है जी। क्योंकि तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती, तो चार्ज चाहे रेस्ट पर होता चाहे मोशन पे होता, फोर्स लगता। चार्ज चाहे रेस्ट पर होता चाहे मोशन पे होता, कोई फोर्स होता ना, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता क्यू, वो चार्ज के मोशन पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे चार्ज रेस्ट पर हो चाहे मोशन पर हो, अगर चार्ज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो फोर्स तो लगेगा लगेगा जी। तो इतना पॉइंट तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जी। लेकिन जब चार्ज को मूव कराते हैं, मोशन में लेके आते हैं, तो कोई कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, और वो फोर्स लगातार चेंज भी होता है। और जब उसी के अंदर हम लोग करंट कैरिंग वायर के पास हम लोग किसी कंपास नीडल को रखते हैं, तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है, और ये डिफ्लेक्शन बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आना चाहिए। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट से वो कंक्लूजन पे ये पहुंचा कि जो करंट कैरिंग वायर होती है ना, वो अपने चारों तरफ क्या करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से इस बात का पूरा खुलासा हो गया जी। तो अब ये पॉइंट आप लोग भी लिख लो साथ में जी, लिख लो जी आप, कि when the charge particle is in the motion, अगला पॉइंट करके लिखना नंबर पॉइंट 2, when the charge particle is in the motion, when the charge particle is in the motion near the current carrying wire, when the charge particle is in the motion near the current carrying wire, near the current carrying wire, then this charge particle deflected,
this charged particle deflected either towards the सर wire. एक कर दो, क्या कह रहे हो जी? सर एक बार फिर से बोल दो। फिर से बोल रहे हैं। एक बार मैंने स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था बोलता हूँ। When the charged particle is in motion, When the charged particle is in motion near the current carrying wire, when the charged particle is in the motion near the current carrying wire, then this charged particle either deflected towards the wire, or away from the wire, either deflected towards the wire or away from the wire. लिख लिया सभी ने जी? सबने लिख लिया भाई? यस सर। Yes, sir. चलिए जी आगे लिखिए जी एक और पॉइंट। When a compass needle is placed near the current carrying wire, when the compass needle is placed near the current carrying wire, then there is some deflection in the compass needle, and this is the proof that a current carrying wire will produce the magnetic field around it. A current carrying wire will produce the magnetic field around it. लिख दिया समय भाई? हाँ भाई सबने लिख दिया भाई? yes sir. Yes, sir. चलिए जी बहुत बढ़िया। तो हमने भाई क्या बात प्रूफ कर दी? हम लोगों ने क्या बात प्रूफ कर दी कि जो करंट कैरिंग वायर होती है अपने आसपास में कौन सी फील्ड जनरेट करती है और कौन सी जनरेट नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है क्या? No, sir. नहीं करती है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है क्या? Yes, sir. ठीक है जी। Yes, तो sir. मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होती है, उसकी कुछ वैल्यू होती है। अच्छा एक बात और, अपन लोग मैग्नेटिक फील्ड को ना बी से लिखते हैं जी, बी से। बी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है ना, वो टेस्ला होता है जी। क्या होता है जी? क्या होता है जी? Tesla. टकला नहीं जी, टेस्ला। ठीक है जी। Sir, Tesla ही बोले। कोई बात नहीं, मैं तो थोड़ा सा ऐसे मजाक कर रहा था। सबको पॉइंट क्लियर भी? अभी अर्जुन सिंह जी सर किससे डिनोट करते हैं? बड़े टेस्ला है तो टी से डिनोट कर दो जी, और क्या चाहिए बताओ? सर मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड में लिखा था बी से। ठीक है जी। और टेस्ला को टी से करते हैं जी। अब आगे सुनो, एक और पॉइंट आगे समझिए। इसका एक और यूनिट होता है, इसको बोलते हैं गॉस। आपने पढ़ा था ना गॉस लॉ? तो इसका एक और यूनिट होता है, उसको बोलते हैं गॉस। पर जो गॉस है ना, ये सीजीएस कैटेगरी में आता है जी। इसकी कैटेगरी अलग है जी, ये सीजीएस कैटेगरी में आता है जी। और दोनों में एक रिलेशन भी होता है, ये भी बहुत काम का रिलेशन है जी। ये जो वन गॉस होता है ना, वो 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है जी। या तुम ऐसे भी याद कर सकते हो कि 1 टेस्ला जो होता है ना, वो 10⁻⁴ गॉस के बराबर होता है जी। कैसे भी याद कर लो, मर्जी आपकी। तो दोनों पॉइंट नोट कर लो जी फटाफट से कि मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, इसका एसआई यूनिट टेस्ला होता है, और इसका यूनिट गॉस भी होता है, और गॉस सीजीएस में आता है। रिलेशन होता है कि एक गॉस बराबर इतने टेस्ला के होगा, या एक टेस्ला इतने गॉस के बराबर होगा।
सभी नोट कर लिया भाई मेरे? सबको पॉइंट क्लियर है भाई? बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेना, सारी बेसिक बातें चल रही हैं जी, सारी की सारी बेसिक बातें हैं जी। ऑल आर द बेसिक पॉइंट्स, ये सभी के सभी बेसिक पॉइंट्स हैं जी। जो सर आपको सीजीएस क्या होता है? बट सीजीएस आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला जो होता है। जैसे मास को ग्राम में लेते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में लेते हैं। अच्छा हाँ सर, ओके सर। यार तो भूल गए यार 11th क्लास, ऐसे तो मत करो। हो गया जी, सबको पॉइंट क्लियर? भी नोट कर लिया सभी ने? अभी दिमाग भाई नोट कर लिया? यस सर। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, वेल डन। तो आप लोगों ने नोट कर लिया, बहुत ही अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब चलो आगे समझ लिया बात। अच्छा, आप लोगों को एक बात और याद होगी, आपने पढ़ा था कभी बचपन में परमिटिविटी के बारे में, याद है सभी को? आप सभी लोगों ने पढ़ा था बचपन में परमिटिविटी के बारे में। बचपन में नहीं पढ़ा था। बचपन में नहीं पढ़ा था? ये बचपन ही तो हमारा भी है, ये सब कुछ बचपन है। बड़े तो हम तब होगी जब हम लोग किसी पोस्ट में चल जाएंगे, जॉब लग जाएगी हमारी बढ़िया से, हम लोग डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन जाएंगे जी, तब थोड़े बड़े जाते हैं। अभी तो बचपन है, जब तक पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं तब तक बचपन ही चल रहा है जी। तो आपने पढ़ी थी परमिटिविटी जी। अच्छा, परमिटिविटी का मतलब क्या था? व्हाट द मीनिंग परमिटिविटी? एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, परमिटिविटी मतलब था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को परमिट कर देना, चाहे वो वैक्यूम परमिट कर दे, चाहे वो कोई मीडियम परमिट कर दे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को जो परमिट करने की एबिलिटी होती है, एंड दैट इज कॉल्ड द परमिटिविटी। उसी प्रकार से यहाँ एक टर्म चलेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, जो आपने कभी देखी नहीं, मैंने भी कभी देखी नहीं है, खाली इमेजिनरी होती हैं। उसी प्रकार से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी होती हैं। देयर आर सम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं जी। और इनको जो परमिट करने की एबिलिटी होती है किसी मीडियम की, उसे बोलते हैं परमिएबिलिटी। इसको लिखेंगे म्यू नॉट से जी, दैट इज कॉल्ड द परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। इसको म्यू नॉट से लिखते हैं, म्यू नॉट, ठीक है ना। और अगर नॉट लगा दिया ऐसे करके, तो दैट इज द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और एयर। ये जो परमिएबिलिटी होगी वो वैक्यूम की होगी और एयर की होगी। तो परमिएबिलिटी मींस टू अलाउ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू अ मीडियम। मैं नीचे लिख भी देता हूं, टू अलाउ द magnetic field lines through the medium। तो किसी मीडियम से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का परमिट होना, उनको अलाउ करना, उनको जाने देना, इज कॉल्ड द परमिएबिलिटी, ठीक है जी। तो इसको लिखते हैं म्यू नॉट से, इसको बिल्कुल ध्यान से नोट करना, म्यू नॉट। और म्यू नॉट की अपनी एक वैल्यू भी होती है वैक्यूम के लिए और एयर के लिए। इट्स वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, कितने टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये इसका यूनिट भी है जी। ये यूनिट कैसे बनेगा बताऊंगा बाद में जी, फिलहाल वैल्यू नोट कर लेना। इट्स वैल्यू इज द 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, कितने टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इट्स द यूनिट ऑफ द परमिएबिलिटी, ऐसा यूनिट है। सभी लोग बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेंगे बात, सारी बेसिक बातें हैं। एयर की है हाँ बेटे, थोड़ा तेज बोलो अनुराग, तुम्हारी आवाज थोड़ी कम आ रही है, स्लो आ रही है। सर, ये वैक्यूम की है एयर की है? हाँ बेटे, दोनों की है भाई मेरे, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? थोड़ी आवाज तो आ रही है, थोड़ा अपना माइक सही कर लो। ओके ओके। और पढ़ाई तुम्हारी सही चल रही है भाई अनुराग? क्या हो गया सर? तुम्हारी पढ़ाई सही चल रही है? हाँ सर, सही चल रही है। बेटे इस बार तुम्हारे कम से कम 98 या 99% चाहिए जी 12th क्लास में, यस सर, बिल्कुल आएंगे। ठीक है ना। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। सबको पॉइंट क्लियर भी है? सबको बात सुन आ गई भी? यस सर। चलिए जी, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, अब थोड़ी सी कहानी और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो परमिएबिलिटी की बात होगी, परमिटिविटी की बात होगी, और स्टेड एक्सपेरिमेंट की बात भी होगी, और टेस्ला की बात भी होगी, और गॉस की बात भी होगी। अब हमारे जो टॉपिक है, मेन टॉपिक चलते हैं जी।
हेडिंग डाल दो जी बायोट-सैवर्ट्स लॉ। टॉपिक इन द हेडिंग इज द बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ। सिंपल सा लॉ है, कुछ खास चीज नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल सरल लॉ है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। इस समय एक बेसिक फार्मूला मिलता है, एक बेसिक फार्मूले का एक आइडिया मिलता है बायोट-सैवर्ट्स लॉ से। तो हेडिंग डाल दो जी बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो बायोट-सैवर्ट एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि एक वायर में ना करंट फ्लो कर दिया, उसने किसी एक वायर में ना करंट फ्लो कर दिया। और जो उसने किसी वायर में करंट फ्लो किया, तो आपको बड़े पता ही है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों ओर क्या बन जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है जी। तो उसने एक वायर में करंट फ्लो कर दिया जी, मान लो एक वायर है करंट कैरिंग वायर जैसे, और इसमें करंट फ्लो कर रहा मान लो आई, तो उसने एक वायर में करंट फ्लो कर दिया जी। फिर उसने क्या किया, इस वायर के पास में उसने एक पॉइंट लिया, सपोज करो पी। इस वायर के पास में उसने एक पॉइंट लिया, सपोज करो पी, मतलब यहाँ पर उसने एक पॉइंट लिया, सपोज करो पी ऐसे करके, तो उसने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर जी पी। और मान लो करंट कैरिंग वायर से ये जो अपनी दूरी है वो आर है, दैट डिस्टेंस इज द आर, ये डिस्टेंस मान लो आर है। अच्छा, फिर उसने क्या किया, इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, उसने इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया। मान लो उसने माना कि सपोज करो एक छोटा सा एलिमेंट है यहां से लेके यहां तक, ये एक छोटा सा एलिमेंट है आईडीएल। इस छोटे से एलिमेंट का नाम है आईडीएल, जो कोई येलो दिख रहा हो ना, ये एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एलिमेंट है आईडीएल। और सपोज करो कि इनके बीच में एक एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। अब क्योंकि वायर करंट करेंगे और उसने एक छोटा सा एलिमेंट लिया आईडीएल, फिर उसने क्या किया, इस आईडीएल से इस वाले पॉइंट पर जो एक मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है उसके बारे में काफी रिसर्च किया, काफी उसने एक्सपेरिमेंट किए। और जब उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया उसके बाद लॉ बनता है जी। तो उसने एक लॉ बनाया जी, उसने लॉ बनाया कि अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर में एक स्मॉल एलिमेंट ले लें, अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर में एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लें, स्मॉल करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट मतलब आईडीएल, छोटा सा एलिमेंट जो मैंने हमने यहां से लेके यहां तक लिया, छोटा सा एलिमेंट आईडीएल। तो जो छोटा सा करंट एलिमेंट होगा ना, वो अपने पास में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और क्योंकि एलिमेंट छोटा सा लिया है तो उसके द्वारा जो छोटी सी फील्ड बनेगी, मान लो वो बन रही है डीबी। तो बायोट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस छोटे से एलिमेंट के द्वारा, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। और ये फैक्टर्स क्या होंगे कि जो डीबी बनेगा ना, ये आईडीएल से डायरेक्टली वेरी करेगा। दूसरा, ये डिस्टेंस के स्केयर से इनवर्सली वेरी करेगा। और तीसरा, ये साइन थीटा से डायरेक्टली वेरी करेगा। और साइन थीटा में थीटा क्या हुआ, थीटा इज द एंगल बिटवीन द, थीटा इज द एंगल बिटवीन द आइडियल करंट एलिमेंट एंड आर। आर इस वाले पॉइंट से जहां पर फील्ड निकालनी वहां तक की दूरी। तो आइडियल और आर में एंगल कितना है, इस एंगल पर डिपेंड भी करेगा। तो बायोट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो एक छोटा सा करंट एलिमेंट जो फील्ड जनरेट करेगा वो जिन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, these elements are the ideal sin theta upon में r का square, that theta is the angle between the ideal and the r। तो प्लीज नोट डाउन फर्स्ट दिस पॉइंट। पहले एक बार डायग्राम बना लो आप लोग, फिर मैं थोड़ा सा लिखवाता हूँ उसके बारे में। तो फर्स्ट नोट द डायग्राम, एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम सब नोट कर लो पहले। नीट एंड क्लीन डायग्राम नोट करो सभी के सभी, अभी के अभी। और जैसे ही नोट कर लो मुझे एक बार बता देना। सर कर लिया नोट। कर ली सभी नोट दी, चलिए जी बहुत बढ़िया जी। सर ये सबको आपने पॉइंट स्टार्टिंग में लिखा है बी से पहले, बी आपने से बोलो, पहले, बी इससे से पहले पहले क्या लिखा है, बी बी बी
डीवी लिखा है, डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उससे। डीवी 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 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डीवी इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, डीवी। ठीक है भाई अनुराग जी? यस सर। चलो भाई, तो लिखो सभी लोग एक बार जी। देखो, अकॉर्डिंग टू द बायट-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू द बायट-सावर्ट लॉ, the magnetic field produced by the magnetic field produced by the current element So produced by the current element, ये लिखा जी, current element depends on the ideal sin theta and r square, depends on the ideal sin theta and r square। और थीटा बता देना, थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द आइडियल एंड द आर, थीटा इज द एंगल बिटवीन द आइडियल एंड द आर, थीटा है एंगल आइडियल और आर के बीच का। सब नोट कर लिया भैया? सर हाँ बोलो अनुज जी। कौन सा करंट है? हाँ बोलो अनुज जी। सर ये तो स्मॉल करंट एलिमेंट है, इसको आइडियली क्यों बोलते हैं? बड़ी, क्योंकि सिर्फ करंट नहीं है ये, अगर सिर्फ करंट होता ना तो आई होता, और सिर्फ लेंथ भी नहीं है। जब करंट और लेंथ दोनों मिल जाते हैं ना, तो हमने इसका एक नाम रखा है, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्योंकि जब करंट फ्लो करेगा तो किसी लेंथ में करेगा, तो हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली ना, वो दोनों फैक्टर पर डिपेंड कर रहा था, आई और डीएल पर जी। तो हमने इसे क्वांटिटी बना दी आईडीएल, और इसको भी एक नाम दिया करंट एलिमेंट। तो यहाँ से आपके लिए एक और एलिमेंट है, जिसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, और इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड पहले देखेंगे तो करंट एलिमेंट से ही देखेंगे जी, उसके बाद आप उसका इंटीग्रेशन कर दो या कुछ भी कर दो, वो बात की बात है। पर जब भी आप पहले एलिमेंट से फील्ड निकालेंगे तो करंट एलिमेंट से ही निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास उसी के लिए एक फार्मूला अवेलेबल है, जो हमने यहाँ पर रिलेशन लिखा हुआ है वाला। अनुराग जी कुछ बोल रहे थे तुम? नो सर, समझ गया। बाकी लोग, अनुज जी, अर्जुन, यस सर आ गया समझ में। अनुभव जी आ गया सर समझ। आगे संजय जी, सबको पॉइंट क्लियर है अभी टू एवरीबॉडी? यस सर। चलिए जी, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं थोड़ा सा और आगे गाने बढ़ाता हूँ जी। सबका नोट हो गया ना ये पिछले वाला? अब देखो जी आगे जी, अब जो हमारा फार्मूला बना था, वो फार्मूला क्या बनाता था जी? डीवी प्रोपोर्शनल टू आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। अच्छा, अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो फिर क्या करेंगे? कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, म्यू नॉट। तो इसमें लगाते हैं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। तो इसमें ऐसे कांस्टेंट हम लगाते हैं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। और म्यू नॉट को पता ही क्या है, परमेबिलिटी, और इसकी वैल्यू को बता दी मैंने, क्या होती है? 4 पाई इंटू में 10 टू द पावर -7 कितने टेस्ला मीटर पर एम्पियर। नोट कर लो पूरा फार्मूला। तो नोट कर लो होल रिलेशन की पूरा फार्मूला एक बार नोट कर लो सभी के सभी। एक शानदार और एक जानदार फार्मूला, सभी बिल्कुल ध्यान से नोट कर लो, सिंपल है बहुत। ओके सभी नोट जी, यस सर। सभी को पॉइंट क्लियर हुई? तरनप्रीत जी सर वैसे 4 पाई कट जाएगा ऊपर नीचे शायद। शायद का कट ही जाएगा जी, इसमें शायद का मतलब हो गया कट ही जाएगा जी। तो खाली इतना आ जाएगा 10 की पावर -7, पर फॉर्मूला आपका पूरा ऐसे लिखना आपने। तो 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर बच जाएगा बाद में काटने के बाद। हो गए सभी नोट भी ये?
शीतल जी नोट कर लिया जी, शालू जी, हो गया सर। इंदु जी नोट कर लिया, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो थोड़ा सा जाओ। अब देखो जी आ गई कहानी, सुनो जी अब। अब जो हमारा फॉर्मूला था ना डीवी, अच्छा डीवी क्या है, डीवी है कौन, वो है डीवी, डीवी कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर नहीं, करंट एलिमेंट छोटा सा हमने लिया है, ठीक है ना। तो डीवी इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट, एंड डीवी इज इक्वल्स टू, आपको पता चल गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। अब जो अगले 2-4 मिनट है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है जी, जो अगले 2-4 मिनट है बड़े इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे हैं, क्योंकि मैं कुछ खास बात बताने वाला हूँ जी। पहले तो आप देखो जी, इसका जो फार्मूला बनता है ना, फार्मूला, ये तो फार्मूला बन गया जी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड स्केलर और वेक्टर, जो मैग्नेटिक फील्ड है स्केलर है वेक्टर है, इट इज अ स्केलर और वेक्टर, कैसी क्वांटिटी है वेक्टर। तो आपको मैंने चैप्टर में स्टार्टिंग में बता दिया था कि इस चैप्टर में डायरेक्शन निकालने में दिक्कत आती है बच्चों को। अभी मैं समझाऊंगा, आपको बात समझ आएगी, अच्छा लगेगा, मजा आएगा आपको, क्या वो तो ये क्या है, सिंपल है तो, इसमें क्या टेंशन लेनी। पर जब आप चैप्टर आगे पढ़ना शुरू करोगे ना, तो यही जो रूल होगा ना, कई बार आपको समझना, करना, लगाना मुश्किल हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो पहले मैं लिख रहा हूँ इसकी वेक्टर फॉर्म, ध्यान से देखना इसकी वेक्टर फॉर्म क्या बनती है। इसकी वेक्टर फॉर्म बनती है डीबी वेक्टर बराबर में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यू, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है जी। ध्यान से देखो जी वेक्टर फॉर्म को लिखा है। एक मैं आपको खास बात बता रहा हूं जी, जैसे करंट होता है ना, करंट स्केलर होता है, किसी चीज की लेंथ होती है ना, लेंथ वो भी स्केलर ही होती है जी। लेकिन जब आइडियल एक साथ मिल जाते हैं ना, आइडियल करंट एलिमेंट, तो ये वेक्टर होता है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। एंड इट्स डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये पॉइंट नोट कर लेगा जी, पूरा प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा। ये इसका सबसे मेन फार्मूला यही है जी, इससे मैं डायरेक्शन का पता चलता है, डायरेक्शन का जी। ये फार्मूला आपको डायरेक्शन बताएगा कि डीवी बराबर में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब, बिल्कुल प्रॉपरली नोट कर लो पहले सभी लोग, फिर इसका मैं कैसे डायरेक्शन निकालेंगे उसका तरीका बताऊंगा जी। और ये बड़े काम की चीज है, इसको ध्यान से नोट करना, इसको बिल्कुल ध्यान से, सबसे काम की चीज एक्चुअली यही है, इसका फार्मूला हमारे लिए सबसे काम की चीज है जी, और डायरेक्शन सबसे मेन है जी। ओके सभी नोट भी है, यस सर कर लिया। सर हाँ बोलो बोलो, सर अभी कर रहा हूँ नोट। हाँ कर लो कर लो कर लो, नोट कर लो, डोंट वरी, नोट कर लो। जैसे नोट कर लो इन्फॉर्म कर देना मुझे। हो गया सर। सभी का नोट हो गया भाई, सभी का नोट हो गया, सभी का हो गया नोट ना। तो सभी लोग मीटिंग चेंज कर रहा जी, मीटिंग चेंज करके आ जाओ सभी लोग जी, ठीक है जी। तो मैं चेंज कर रहा हूँ मीटिंग, ज्वाइन द नेक्स्ट मीटिंग फटाफट जी।